मॉर्निंग क्लास। आज आपको मैं धातु रूप और शब्द रूप समझा रही हूँ बच्चों। अभी मैंने आपको गम धातु के रूप समझाए थे कि उनका प्रयोग क्या है और उन्हें कैसे याद करना है। ठीक है, तो अब मैं बच्चों आपको पुष्प शब्द के रूप समझा रही हूँ कि संस्कृत में उनका क्या प्रयोग है, उनका अनुवाद कैसे होता है हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी, उनसे विभक्ति चिन्ह कैसे जुड़े हुए हैं। तो पुष्प शब्द है अकारांत नपुंसकलिंग। अकारांत वे शब्द होते हैं बच्चों जो अ की ध्वनि में समाप्त होते हैं। तो अब आप कहेंगे ये तो प में समाप्त है, तो प में नहीं समाप्त है। प अपने आप में अपूर्ण होता है। प के साथ क्या जुड़ा होता है? अ। अगर आप बोलेंगे तो आपको ध्वनि भी सुनाई देगी। प, देखिए अ सुनाई दे रहा है। ठीक है, और अगर प में अ नहीं जुड़ा होता है तो वो आधा हो जाता है। तो ये अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, न्यूटर जेंडर, जो बेजान वस्तुएं होती हैं। ठीक है, तो पुष्प शब्द के रूप में आपके लिए इस बार आसान है। एक तो आपको बालक शब्द का रूप याद करना है, दूसरा पुष्प शब्द का। तो पुष्प शब्द बिल्कुल बालक की तरह चलता है, उसकी बस 2 लाइनें अलग होती हैं बच्चों। ठीक है, और मैं पूरा रूप आपको समझा रही हूँ कि उनमें विभक्ति चिन्ह कैसे लगेंगे। सभी शब्द रूपों में विभक्ति चिन्हों का महत्व होता है। तो सबसे पहले आपको कोई भी रूप लिखने में, चाहे वो एग्जाम में 1 लाइन आए चाहे 2 लाइन आए, आपको क्या लिखना होता है बच्चों? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। ये बहुत ज़रूरी है, ये विभक्ति है बच्चों। ठीक है, ये विभक्तियाँ हैं तो ये लिखना ज़रूरी है। उसके बाद आपको बहुत ज़रूरी है बच्चों क्या लिखना? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन ये आपके अगर एग्जाम में एक भी लाइन आती है तो इसको लिखना ज़रूरी है, इसको लिखना आदत बनाइएगा, क्योंकि संस्कृत के सारे शब्द एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इसी तरह से चलते हैं। उनके साथ क्रियाएं भी बदलती रहती हैं। एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया होती है, द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया होती है और बहुवचन के साथ बहुवचन की। ये आपको मैंने अपने पहले चैप्टर में 1, 2, 3 करके अच्छी तरह से समझाया है। ठीक है, अगर होगा एक वचन में पुष्प का रूप होगा पुष्पम, फिर होगा पुष्पे, फिर होगा पुष्पाण। ठीक है, छोटी, और दूसरी लाइन में भी बिल्कुल यही रिपीट होंगे बच्चों। फिर होगा, फिर तीसरी लाइन से ये रूप बिल्कुल बालक की तरह चलते हैं एकदम, लेकिन पुष्पकम नहीं होगा, पुष्पम होगा। क नहीं आएगा, बालक में क है, पुष्प में क नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे तृतीया में होगा बालकेन होता है तो ये होगा पुष्पेण, फिर होगा पुष्पाभ्याम, फिर होगा पुष्पैः। अब मैं बालक के रूप बोलूँगी तृतीया में होते हैं बालकीन, बालकाभ्याम, बालकैः, बिल्कुल सेम होते हैं बच्चों। बस ये ध्यान रखिएगा कि क पुष्प में है ही नहीं तो क नहीं आता है। अब एक चीज़ आपको इसमें और दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये ण, ये कैसे होता है बच्चों? ये उन शब्दों में होता है जिनको लिखने में, देखिए श का प्रयोग होता है, श का प्रयोग होता है, र का प्रयोग होता है, ठीक है, और ण का प्रयोग होता है। जिन शब्दों में ये 4 वर्ण आते हैं उनके रूप में न के बदले ण हो जाता है। तो ये कहाँ कहाँ बदलता है? देखिए एक वचन और द्विवचन में। ठीक है, जैसे हम बिना इन शब्दों के लिखेंगे कोई रूप, कमलम, कमले, कमलानी होगा बेटा, कमलानी न होगा। लेकिन अगर पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, क्योंकि श की वजह से ही क्या हो जाएगा? न हो जाएगा। ये पाणिनि व्याकरण का नियम है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ बदलेगा? तृतीया एक वचन में,
देखिए बालकेन होता है न, इसमें है पुष्पेण, ठीक है। और बदलेगा ये षष्ठी बहुवचन में, जहाँ बालका नाम होता है यहाँ होगा पुष्पाणाम, ण आएगा बेटा, ये ध्यान रखना। बहुत अच्छी चीज़ है बेटा, क्योंकि हम जब रूप पढ़ते हैं तो हमें भी समझ में नहीं आता था कि ये रूप अचानक यहाँ पर ण क्यों हो जाता है, न क्यों नहीं होता। तो तब कोई समझाता ही नहीं था, समझ में ही नहीं आता था। अब पता है कि क्यों होता है, तो आपको ये चीज़ समझाई जा रही है, ठीक है। ये है। अब है कि विभक्ति चिन्हों का रूप के साथ क्या मतलब है। देखिए पहले मैं विभक्ति चिन्ह लिख दूँ। प्रथमा का होता है बच्चों के लिए, द्वितीया का होता है को, तृतीया का होता है से। तो इनका इन रूपों से क्या मतलब है। जब हम इनकी हिंदी करते हैं तो ये होता है एक पुष्प ने या एक बालक ने, दो बालकों ने या दो फूलों ने, अनेक फूलों ने। मतलब ने हर जगह लगेगा, एक शब्द के साथ, दो शब्दों के साथ, अनेक शब्दों के साथ। तो हर जगह ऐसे ही विभक्ति चिन्ह प्रयोग होते हैं, एक वचन में भी, द्विवचन में भी, बहुवचन में भी। अब दूसरे में प्रयोग होगा को। ये विभक्ति चिन्हों को याद करवाने का कारण है कि आपको हिंदी से संस्कृत अनुवाद आए, संस्कृत से हिंदी। मान लीजिए कहीं लिखा है पुष्पम, तो उसका मतलब पुष्प ने भी हो सकता है, पुष्प को भी हो सकता है, ठीक है। तो पुष्प कर्ता में तो होता ही नहीं है, फूल अपने आप कुछ नहीं करता, तो द्वितीया में ही होता है बच्चों, ठीक है। और पुष्पेण का मतलब होगा फूल से, दो फूलों से और अनेक फूलों से। तो ऐसे ही चतुर्थी में होगा एक फूल के लिए, दो फूलों के लिए, अनेक फूलों के लिए। अगर हम इन कारक चिन्हों को बालक के रूप में लगाएं तो बच्चों होगा, प्रथमा में होगा एक बालक ने, दो बालकों ने, अनेक बालकों ने। और फिर द्वितीया में होगा एक बालक को, दो बालकों को, अनेक बालकों को। मान लीजिए मैं कहती हूँ कि घर को देखो, तो घर के आगे को लगा है, तो उसका अनुवाद होगा गृहम, क्योंकि यहाँ पर है बालकम। तो इसका प्रयोग क्या है, संस्कृत से हिंदी बनाने में, हिंदी से संस्कृत बनाने में इसका प्रयोग है। तो सारे विभक्ति चिन्ह अपनी अपनी जगह पर प्रयोग होकर आपको मदद करते हैं अनुवाद करने में। तो आपको पुष्प शब्द का रूप और गम धातु का रूप अपनी कॉपी में भी लिखना है। और आप कहाँ से लिखेंगे, आपके पेज नंबर 90 और 93 में दोनों रूप हैं बच्चों। आप अपने रुचिरा के पीछे जाएंगे तो दोनों रूप हैं। गम धातु के रूप आपको 3 लकार में लिखने हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। और पुष्प शब्द का रूप आपको पूरा लिखना है, लेकिन देखिएगा कि वो और बालक का रूप कितना सेम है, तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको क्या याद करना होगा, एक वचन द्विवचन दोनों एक से हैं, उसके बाद सारे रूप बालक की तरह हैं। तो बच्चों आज की कक्षा में हमारा ये पाठ पूरा हो गया है। मैंने आपको दोनों रूप समझा दिए हैं। अब आपका काम है आप उनको याद करें बच्चों, ठीक है। एक चीज़ और बतानी है